आज हम देखेंगे काइनीज मेथड पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, जो कि होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट फॉर काइनीज मेथड। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि एनालाइज द कंटिन्यूस बीम बाय काइनीज मेथड। तो ये एक बीम है जिसमें जो हमारा एंड ए है वो भी एक हिंज है, और जहाँ ए बी स्पान पर यूडीएल 2 किलो न्यूटन 6 मीटर पर, और बी सी स्पान पर 5 किलो न्यूटन, जिसकी बी से जो दूरी है वो 3 मीटर, और पॉइंट लोड से सी की दूरी है 2 मीटर, और सी से डी तक की जो डिस्टेंस है टोटल वो है 5 मीटर, और एक यूडीएल भी है जो कि है 8 किलो न्यूटन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को बाय काइनीज मेथड। यहाँ पर भी जो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी टू फाइंड फिक्स एंड मोमेंट। टू फाइंड फिक्स एंड मोमेंट्स। तो फॉर स्पान ए बी जहाँ पर एक्ट कर रहा है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो फिक्स एंड मोमेंट फॉर ए बी हो जाएगा माइनस WL²/12। तो माइनस लोड है हमारा 2 किलो न्यूटन बाय मीटर, लेंथ है 6, तो 6 का स्क्वायर बाय 12। ये हो जाएगा -6 किलो न्यूटन मीटर। फिक्स एंड मोमेंट फॉर ए बी। नाउ फिक्स एंड मोमेंट फॉर बी ए प्लस WL²/12, जो कि हो जाएगा +6 किलो न्यूटन मीटर। तो ये है फिक्स एंड मोमेंट फॉर बी ए। अब हम निकालेंगे फिक्स एंड मोमेंट फॉर बी सी स्पान। यहाँ पर है 5 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड फॉर स्पान बी सी। तो हमारा फिक्स एंड मोमेंट फॉर बी सी हो जाएगा -WAB² माइनस हमारा लोड है 5 किलो न्यूटन, और ए की जो वैल्यू है वो है 3 मीटर, बी की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, और टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2.40 किलो न्यूटन मीटर, जो कि है हमारी वैल्यू फॉर फिक्स एंड मोमेंट बी सी। नाउ वी विल फाइंड द फिक्स एंड मोमेंट फॉर सी बी, जिसका फॉर्मूला होगा +WA² BL²। तो +5, ए की वैल्यू है 3 स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। जिसकी वैल्यू हो जाएगी +3.60 किलो न्यूटन मीटर, और ये है फिक्स एंड मोमेंट फॉर सी बी। तो फिक्स एंड मोमेंट फॉर स्पान सी डी, फिक्स एंड मोमेंट फॉर सी डी पर एक्ट कर रहा है पॉइंट लोड, यानी -WL²
ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस लोड है 8, ए की वैल्यू है 2.5, बी की वैल्यू 2.5 और एल की वैल्यू हो जाएगी 5। एक्सेंड मूवमेंट फॉर सी डी वो आ जाएगा हमारा 5 - 5 किलो न्यूटन मीटर। नाउ एक्सेंड मूवमेंट फॉर डी सी प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी एल स्क्वायर -8 ए स्क्वायर -8 नहीं +8 सी डी स्पान डी सी स्पान के लिए प्लस, ठीक है। और एल की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा +5 किलो न्यूटन मीटर। करेंगे अपना दूसरा स्टेप जो कि होगा रोटेशन फैक्टर निकालना। तो रोटेशन फैक्टर कुछ नहीं है, रोटेशन फैक्टर है बस रोटेशन फैक्टर, आप इसे कह सकते हैं कि हमें -0.5 का इंटू करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ईच मेंबर, ठीक है। तो हमारे रोटेशन फैक्टर निकल आएंगे, जिसके लिए हमें अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल बनानी होगी। चलिए प्रोसीड करते हैं अपना दूसरा स्टेप। तो हमारे सेकेंड स्टेप रोटेशन फैक्टर निकालने के लिए हम अगेन फॉर्म करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल, जिसके लिए हमारा पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, जॉइंट, देन मेंबर, रिलेटिव स्टिफनेस, समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, देन रोटेशन फैक्टर। तो नंबर ऑफ जॉइंट है 2 बी एंड सी। तो बी जॉइंट के लिए मेंबर होगा पहला हमारा बी ए, दूसरा मेंबर हो जाएगा बी सी। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरा जॉइंट जो कि हमारा सी जॉइंट, तो उसके लिए पहला मेंबर होगा सी बी, देन दूसरा मेंबर होगा उसके लिए सी डी। हमारे क्वेश्चन में सिंस जो एंड ए है और एंड डी है दोनों ही है फिक्स, तो इफ़ आवर फार एंड इज़ फिक्स, जैसे बी ए में जो हमारा फार एंड है वो होगा फिक्स, तो रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला हो जाएगा 4EI/L। कट। तो ये है हमारा कुछ क्वेश्चन जहाँ पर जो ए बी स्पान है, अपना जो फार एंड है वो है हमारा हिंज। इफ़ फार एंड इज हिंज देन द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव स्टिफनेस विल बी 3EI/L। तो 3EI की वैल्यू है I और L की वैल्यू है 6। ये होगा रिलेटिव स्टिफनेस फॉर मेंबर बी ए, जहाँ पे हमारा जो ए एंड है वो है हिंज, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा 3EI/L। क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी ए पर थी वो थी I, इसलिए I, और बी ए स्पान की लेंथ थी 6, इसलिए 3EI/L यानी 6। वहीं पर अगर हम बात करें अपने दूसरे मेंबर बीसी मेंबर, तो बीसी मेंबर है कंटिन्यूस स्पान, जिसके लिए फॉर्मूला होगा 4EI/L। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है 2I, तो ये हो जाएगा 4E 2I और लेंथ है टोटल 5 मीटर। और स्पान सी बी कंटिन्यूस स्पान है, जहाँ पे अगेन 4EI/L और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम पुट करेंगे 2I और L की वैल्यू होगी 5 मीटर। 4EI/L। सी डी स्पान पर अगर हम देखें तो डी है हमारा एक सिंपली सपोर्टेड या हिंज, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3EI/L। तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर है I, 3EI
बाय एल की वैल्यू है टोटल 5 मीटर। तो ये आ गए हमारे रिलेटिव स्टिफनेस फॉर ईच मेंबर। अब इनका सम लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये है 3EI/6 यानी 3/6 प्लस ये है 8/5 तो इनका जो रिलेटिव स्टिफनेस का सम होगा वो होगा 2.10 EI। सिमिलरली सी जॉइंट पर 8/5 प्लस 3/5 तो सी जॉइंट पर समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस आएगा 2.20 EI। सिंस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ईच मेंबर डिवाइड बाय सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ पर्टिकुलर जॉइंट। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो है 3/6 डिवाइड 2.10। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर BA 0.24। अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर BC। तो 8/5 डिवाइड 2.10 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.76। 8/5 डिवाइड 2.20 0.73। 3/5 डिवाइड 2.20 तो ये हो जाएगा 0.27। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम चेक भी कर सकते हैं सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ईच जॉइंट द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ईच जॉइंट 1 आना चाहिए, है ना। मतलब इनका अगर हम बी जॉइंट की बात करें तो उसके मेंबर BA और BC का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसका सम 1 आना चाहिए। 0.24 प्लस 0.76 यहाँ पर 1 मतलब हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट है। सिमिलरली अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी जॉइंट पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर CB एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर CD इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी 1 है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी करेक्ट है। प्रीवियस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रोटेशन फैक्टर निकलेगा उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में -0.5 का इंटू करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम रोटेशन फैक्टर निकालें फॉर मेंबर BA तो उसके लिए 0.24 इंटू -0.5 तो रोटेशन फैक्टर फॉर मेंबर BA -0.12। सिमिलरली फॉर मेंबर BC 0.76 इंटू -0.5 तो यहाँ पर आ जाएगा रोटेशन फैक्टर फॉर मेंबर BC -0.38 और CB मेंबर पर जो रोटेशन फैक्टर होगा वो होगा 0.73 इंटू -0.5 -0.37। Similarly for member CD 0.27 into -0.5 -0.14। तो इसी के साथ हमारे रोटेशन फैक्टर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे अपना थर्ड स्टेप।
तो ये हमारी काइनेटिक साइकिल, जहाँ पर हम जो जॉइंट होंगे वहाँ पर कुछ ऐसा बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए जो कि हमारा हिंज, ये है जॉइंट बी, जॉइंट सी ये है, एंड डी जो कि अगेन है हिंज। यहाँ लिखेंगे हम अपने फिक्स एंड मूवमेंट्स बॉक्स के बाहर, और यहाँ पर लिखेंगे अपने रोटेशन फैक्टर। तो रोटेशन फैक्टर फॉर बी ए वो हो जाएगा -0.12। रोटेशन फैक्टर फॉर बी सी मेंबर वो हो जाएगा -0.38। देन द रोटेशन फैक्टर फॉर सी बी मेंबर वो हो जाएगा -0.37। रोटेशन फैक्टर फॉर सी डी वो होगा यहाँ पर -0.14। ठीक, तो यहाँ पर सिंस हमें एक बात पता है कि जो हमारे सिंपली सपोर्टेड एंड होते हैं या हिंज एंड होते हैं वहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो होता है ज़ीरो, तो हमें यहाँ पर बनाना होगा इसे ज़ीरो। ठीक है, इन दोनों को बनाना होगा ज़ीरो, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे +6, जिससे ये अल्टीमेटली हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पर करेंगे हम -5 ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर जो +6 होगा उसका हाफ यानी +3 यहाँ पर जाएगा, और -5 का हाफ यानी -2.5 यहाँ पर जाएगा। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर फिक्स एंड मूवमेंट होगा हमारे बी ए स्पान के लिए वो हो जाएगा +9, और यहाँ पे जो फिक्स एंड मूवमेंट होगा जो हमारा सी डी स्पान था उसके लिए जो फिक्स एंड मूवमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा -7.5। अब हम निकालेंगे अपने रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मूवमेंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था जो रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मूवमेंट होता है वो आएगा जॉइंट के लिए, मतलब जॉइंट के मेंबर के फिक्स एंड मूवमेंट है ना, यानी अगर बी जॉइंट है तो उसके मेंबर यानी बी ए और बी सी के फिक्स एंड मूवमेंट का सम। ठीक है, तो बी जॉइंट के लिए अगर हम देखें फिक्स एंड मूवमेंट बी ए मेंबर का वो है +9, और बी सी मेंबर का जो फिक्स एंड मूवमेंट है वो है -2.40। तो हमारा जो रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मूवमेंट फॉर बी जॉइंट आएगा वो होगा +6.60। सिमिलरली फॉर सी, अगर हम देखें सी बी मेंबर के लिए जो फिक्स एंड मूवमेंट है वो है +3.60, और सी डी मेंबर के लिए जो फिक्स एंड मूवमेंट है वो है -7.5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मूवमेंट -390। ठीक है, क्योंकि एंड ए और एंड डी थे सिंपली सपोर्टेड या हिंज, इसलिए ये इनके नीचे ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी पूरी ओवरऑल काइनेटिक साइकिल की प्रोसेस है वो जॉइंट बी और जॉइंट सी के लिए चलेगी, क्योंकि जो हमारे एंड ए है और एंड डी है वो है सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, काइनेटिक साइकिल में जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मूवमेंट फॉर जॉइंट बी, यानी 6.60 का हम इंटू करेंगे इससे रोटेशन फैक्टर फॉर मेंबर बी ए। ठीक है, तो 6.60 इंटू -0.12 यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी -0.792। इसे हम लिखेंगे इस तरफ। सिमिलरली हम इसका इंटू करेंगे इसके साथ 6.60 इंटू -0.38, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2.508। अब हम प्रोसीड करेंगे इस तरह।
तो जॉइंट बी पर हमने इसका इंटू करा था इस पर, तो आई ये वैल्यू, और इसका इंटू करा हमने -0.38, तो आई -2.508। तो सिमिलरली हम जॉइंट सी पर नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैलकुलेशन बी जॉइंट पर हो चुका है। तो इसके लिए हम करें, तो जॉइंट सी पर प्रोसीड करने के लिए हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे इसके साथ, रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मोमेंट फॉर सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2.508 प्लस ब्रैकेट -3.90। अब जो भी वैल्यू आएगी उसका हम इंटू करेंगे इसके साथ, ठीक, इंटू -0.37। अल्टीमेटली यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +2.371। अगेन इन दोनों वैल्यू का सम, तो -2.508 -3.90। अब जो भी वैल्यू आई उससे हम इंटू करेंगे इससे, तो इंटू -0.14। तो जो हमारी वैल्यू होगी उसे हम लिख देंगे इस तरफ, इन दोनों वैल्यू को करेंगे प्लस, और इंटू करेंगे इसके साथ रोटेशन फैक्टर फॉर मेंबर बी ए, तो इंटू -0.12, जो कि आएगा -1.077। अगेन 2.371 प्लस 6.60 इंटू -0.38। तो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी -3.409, ठीक है। तो सिमिलरली अब इसको ऐड करेंगे हम इसके साथ अपने रिजल्टेंट रिस्ट्रेन मूवमेंट फॉर जॉइंट सी, ठीक है। तो -3.409 प्लस 3.90 करेंगे इससे इंटू, इन दोनों का करेंगे हम सम, और जो भी वैल्यू आएगी उससे करेंगे हम इसका इंटू। तो यहाँ पे मिलेगा हमें +1.023। अगेन इन दोनों का सम +2.704 प्लस 6.60 इंटू -0.12, तो -1.116। इन दोनों का सम इससे इंटू, अगेन अब इन दोनों का सम, अगेन -3.536 प्लस -3.90, इससे करेंगे इंटू, अब इन दोनों वैल्यू का सम 2.7
6.51 प्लस 6.60 इंटू माइनस 0.12 माइनस 1.122। तो इसी तरह से हम अपनी काइनेटिक साइकिल को करेंगे प्रोसीड जब तक हमारे जो है सेम वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे लगभग सेम वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हैं कि जो हमारी जो नॉर्मल फॉर्मेट के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्मॉल m बी ए के लिए बात करें तो उसके लिए एक नॉर्मल फॉर्मेट हो जाएगा MIJ, जहाँ पर I रिप्रेजेंट कर रहा है B को, J रिप्रेजेंट कर रहा है A को। अगर हम इसे उल्टा लिख दें MJI, ठीक है, तो ये हो जाएगा MAB, मतलब फॉर्मेट को बदल दिया हमने, J को पहले लिखा, I को बाद में। तो इसे और क्लैरिटी से हम देखेंगे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे अगले स्टेप के लिए, जहाँ पर हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए फाइनल एंड मोमेंट्स। फाइनल एंड मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे फाइनल एंड मोमेंट टेबल, जहाँ पर हमारा पहला सेक्शन होगा टाइप ऑफ मोमेंट, और यहाँ पर लिखेंगे हम MAB, MBA, MBC, MCB, MCD और MDC। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में सबसे पहले हम अरेंज करेंगे अपने फिक्स एंड मूवमेंट जो हमने काइनेटिक साइकिल में करेक्ट किए थे, ठीक है, यानी कि जो हिंज सपोर्ट पे हमने जो ज़ीरो किया था, फिर कैरी ओवर एट BA, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे 2MIJ से आप समझ सकते हैं कि ये है नॉर्मल फॉर्मेट, ठीक, मतलब अगर MAB तो MAB, ठीक है। और यहाँ पर MJI, मतलब यहाँ पर अगर MJI अगर हम MAB के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा MBA, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट इंटरचेंज है। तो काइनेटिक साइकिल के बेसिकली हम यहाँ पर मूवमेंट अरेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारा एंड ए था वो था एक हिंज सपोर्ट, इसलिए मूवमेंट भी था यहाँ पे ज़ीरो। सिमिलरली हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर 2 इंटू माइनस 1.123, यहाँ पर 2 इंटू माइनस 3.556, यहाँ पर 2 इंटू 2.759, 2 इंटू 1.044, यहाँ पर रोलर था क्योंकि ये एंड, तो 2 इंटू 0, ठीक है। अब हम पुट करेंगे इसको MJI, तो यहाँ पर अगर हम MAB के लिए पुट करेंगे तो ये होगा स्मॉल MBA, और MBA के लिए पुट करेंगे तो ये होगा स्मॉल MAB, और MBC के लिए अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल MCB, और MCB के लिए अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल MBC, और यहाँ पर स्मॉल MDC और स्मॉल MCD, ठीक। तो ये काइनेटिक साइकिल से बेसिकली हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी वैल्यू जो कि है -1.123, और स्मॉल MAB की वैल्यू थी काइनेटिक साइकिल में 0, और स्मॉल MCB की वैल्यू थी काइनेटिक साइकिल में +2.759, और स्मॉल MBC की वैल्यू थी वो थी -3.556। स्मॉल MDC की जो वैल्यू थी वो थी 0,
और स्मॉल एम सी डी की जो वैल्यू थी वो थी प्लस 1.044। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हमारे फाइनल एंड मोमेंट आएंगे, सिंस जो हमारा एंड ए था वो था हिंज, तो यहाँ पर आप लिख लो 0। ठीक, इन दोनों को हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे +9 माइनस 2.246 प्लस 0 प्लस 6.754। ये हो जाएगा मोमेंट एम बी ए। सिमिलरली यहाँ पर -2.40 माइनस 7.112 प्लस 2.759। तो ये लगभग सेम ही वैल्यू आएगी, -6754। तो ये हो जाएगा एम बी सी। ऐसे ही यहाँ पर प्लस 3.60 प्लस 5.518 माइनस 3.556 प्लस 16.309। ऐसे ही यहाँ पर -7.5 प्लस 2.088। यहाँ लगता है कैलकुलेटेड मिस्टेक है ना। एक बार हम इसे कैलकुलेट करेंगे। प्लस हाँ, ये है कैलकुलेशन मिस्टेक। 5.562 यहाँ पर माइनस, इसको लिखेंगे हम लगभग सेम ही वैल्यू हमें अज्यूम करनी है। ठीक, तो उसे हम ऐसे ही लिख लेते। ठीक, और ये था रोलर सपोर्ट, तो यहाँ आ गया 0। तो ये हो जाएगा एम सी बी एम सी डी। अल्टरनेट वैल्यू हम कर लेंगे अज्यूम, यानी राइट हैंड साइड वाली। तो हम करेंगे इसे अज्यूम एज मोमेंट ए, इसे अज्यूम मोमेंट बी, और हम इसे कर लेंगे एज मोमेंट सी, और यहाँ पर 0 तो एज मोमेंट डी। और हम कैलकुलेट करेंगे एम एक्स की वैल्यू फॉर स्पान ए बी, जहाँ पर एक्ट कर रहा है UDL। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा WL²/8। WL²/8। तो ए बी स्पान पर जो लोडिंग थी वो थी 2 किलो न्यूटन बाय मीटर। ठीक, 2 और लेंथ है यहाँ पर 6 मीटर, और ये है 8। और यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट एम ई। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो एम ई की वैल्यू होगी 2 × 36 डिवाइड बाय 8, 9 किलो न्यूटन मीटर प्लस 9 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गई एम ई की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर हम एक पॉइंट अज्यूम करेंगे एम एफ। तो ये हो जाएगा फॉर स्पान बी सी, जहाँ पर है पॉइंट लोड, और पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला होता है WAB/L। तो W की वैल्यू यानी लोड है हमारे पास 5, A की वैल्यू है 3 मीटर, B की वैल्यू है 2 मीटर, टोटल लेंथ है 5।
तो जो हमारी एम एफ की वैल्यू होगी वो आएगी 6 किलो न्यूटन मीटर। तो सिमिलरली फॉर स्पान सी डी, जहाँ पर अगेन पॉइंट लोड जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं एम जी पॉइंट, ठीक। यहाँ पर पॉइंट लोड जिसके लिए फॉर्मूला होगा डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो डब्ल्यू की वैल्यू 8, ए की वैल्यू है 2.5, बी की वैल्यू अगेन 2.5, एल की वैल्यू है 5। तो एम जी की वैल्यू हो जाएगी 8 अल्टीमेटली जो एम जी की वैल्यू होगी वो होगी 10 किलो न्यूटन मीटर। इसी के साथ हम ड्रॉ करते हैं अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमारे फाइनल एंड मोमेंट आ चुके हैं, तो हम ड्रॉ करते हैं अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपना म्यू डायग्राम, जहाँ पर हम पुट करेंगे एम ई की वैल्यू। तो म्यू डायग्राम में जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो ऊपर लाइन के ऊपर पुट होंगी। तो एम ई की वैल्यू थी +9, तो वो लगभग हो जाएगी यहाँ। और एम एफ की वैल्यू थी +6, तो वो यहाँ। और एम जी की वैल्यू थी +10, तो वो लगभग यहाँ। सिंस ये है एक यू डी एल, तो यहाँ बनेगा जो पैराबोला, ठीक है। यहाँ बन जाएगा एक पैराबोला। ये पॉइंट लोड, तो यहाँ बनेगा एक रेक्टेंगल, लगभग ट्राइंगल। और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल, ट्राइंगुलर शेप, ठीक है। अब जो हमारा मूवमेंट फाइनल एंड मूवमेंट था एम ए, वो था 0। और एम बी पर था नेगेटिव। यहाँ पर जो फाइनल एंड मूवमेंट की वैल्यू जब हम पुट करेंगे अपने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में, तो हमारे फाइनल एंड मूवमेंट की जो नेगेटिव वैल्यू है वो होंगी लाइन के ऊपर, और जो भी फाइनल एंड मूवमेंट की जो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी वो होंगी लाइन के नीचे। तो यहाँ पर बी के लिए वैल्यू है -6.754, तो इससे ऊपर लगभग यहाँ 6.754। और सी के लिए लगभग 5.5 थी, है ना, 5.5। और डी के लिए अगेन वैल्यू थी 0। तो हम कर लेते हैं ना ज्वाइन। तो ये होगा लगभग हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।